प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजकुमार श्रीवास्तव कॉमर्स हेल्पलाइन के इस कॉमर्स स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत करता हूं। लेखांकन पढ़ने के क्रम में हम लेखांकन के सिद्धांतों के पार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में आपको बताया गया था कि लेखांकन के सिद्धांत को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है उसकी अवधारणाएं, दूसरी है उसकी मान्यताएं और तीसरी है उसकी परंपराएं, जिनमें से आज हम लेखांकन की अवधारणाओं को देखेंगे। अवधारणाओं को इंग्लिश में कॉन्सेप्ट कहा जाता है। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहाँ पे हम उन बातों को देखेंगे जिनसे अकाउंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके कॉन्सेप्ट कैसे बनते हैं, किन कॉन्सेप्ट के अनुसार लेखांकन के कार्य को किया जाता है, उसे हम कुछ बिंदुओं के द्वारा यहाँ पे ज्यादा स्पष्ट तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं लेखांकन की अवधारणाएं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। यदि यह देखें कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते क्या हैं, तो उसे बिल्कुल सिंपल भाषा में आप बता सकते हैं कि साधारण शब्दों में अवधारणाएं मींस कॉन्सेप्ट्स वे तर्क संगत युक्तियां, तर्क संगत जिन पे तर्क किया जा सकता है, जो तर्क के साथ होती हैं। युक्तियां मींस विधियां हैं, प्रयास हैं या शर्तें, कंडीशंस हैं, जो सभी पक्षकारों द्वारा मींस उस लेन देन से संबंधित जितने भी पक्षकार होते हैं, क्रेता, विक्रेता, गारंटी देने वाले, तो जितने भी पक्षकार होते हैं वे उन सारे पक्षकारों द्वारा बिना आपत्ति के स्वीकार की जाती है। मींस इस सिद्धांत को अगर वे जानते हैं तो उसमें कोई आपत्ति क्रिएट नहीं करेंगे, बल्कि वे उस प्रक्रिया को बिल्कुल स्मूथली चलने में सहयोग प्रदान करेंगे, कोई आपत्ति नहीं करेंगे। जिनके आधार पर ही लेखांकन सिद्धांतों का जन्म हुआ है, ये वे कॉन्सेप्ट हैं, वे तर्क हैं, वे युक्तियां हैं, वे शर्तें हैं, मेनली जिन पर सिद्धांत टिके हुए हैं, जो सिद्धांतों का आधार हैं, जिन पे सिद्धांतों को रखा गया है, जिन पे सिद्धांतों को बनाया गया है, वे कॉन्सेप्ट हैं। इन कॉन्सेप्ट को पॉइंट्स में हमने 12 पॉइंट्स में आपको बताने का प्रयास किया है। एक एक पॉइंट को यदि आप स्मूथली समझने का प्रयास करेंगे तो कॉन्सेप्ट निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट है पृथक व्यवसाय अस्तित्व की अवधारणा। अस्तित्व शब्द से आप पहले भी परिचित हैं। एक लाइन में मैं बताना चाहूंगा कि डायनासोर अपने अस्तित्व को नहीं बचा सका, मींस वो प्रेजेंट टाइम में अपने आप को मेंटेन नहीं रख सका। तो अस्तित्व आपको समझ में आ गया होगा। अस्तित्व का मतलब वर्तमान समय में वो चीज बरकरार रहना, बनी रहना। तो यहां पे पृथक व्यवसाय का अस्तित्व मींस जो व्यवसाय का अस्तित्व है, व्यवसाय जहां से जन्म हुआ और व्यवसाय जहां आज पहुंचा है, इसमें जो व्यवसाय का अस्तित्व है वो आज भी बना हुआ है। लेकिन इसमें एक शब्द लगा है अस्तित्व, व्यवसाय के अस्तित्व के साथ एक शब्द लगा वो पृथक। पृथक मतलब होता है अलग, अपार्ट। जैसे व्यवसाय में मुख्य रूप से 2 पक्ष होते हैं। एक तो होता है व्यवसाय और एक होता है उसका मालिक।
व्यवसाय और मालिक, दो ये जो पॉइंट्स हैं इनको अलग अलग माना जाता है। यहां पे नॉर्मल वे में तो आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि एकाकी व्यवसाय है तो एक ही व्यक्ति है, वही सब कुछ करता धरता है। साझेदारी व्यवसाय होगा तो कई साझेदार होंगे, सारे मालिक होते हैं, सारे लाभ हानि को लेने वाले होते हैं। कंपनी व्यवसाय है तो उनमें ढेर सारे लोग होते हैं। इन सारे व्यवसाय के बारे में आगे आपको विस्तृत तरीके से बताया जाएगा। यहाँ पे आप जानिए कि एकाकी व्यवसाय को एक ही व्यक्ति चलाता है, साझेदारी व्यवसाय को 2 4 6 लोग चलाते हैं, और कंपनी व्यवसाय को ढेर सारे लोग उसमें पैसा लगाते हैं उस व्यवसाय को चलाने के लिए। तो चाहे जो व्यवसाय हो, चाहे वो एकाकी व्यवसाय हो, एकल व्यवसाय हो, किराने की दुकान हो, या कोई फर्म हो जिसमें ढेर सारे लोग लगे हों, या कोई कंपनी हो जिसमें बहुत सारे लोगों ने, पूरे देश के लोगों ने, पूरे विश्व के लोगों ने पैसा लगाया हो, तो वे सारे के सारे मालिक होंगे। तो चाहे जैसा कॉन्सेप्ट हो, उसमें दो चीजें अलग अलग होती हैं। एक तो व्यवसाय का मालिक अलग होता है, दूसरा व्यवसाय अलग होता है। दोनों का अस्तित्व बिल्कुल अलग अलग होता है। इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट काम करता है, वो कॉन्सेप्ट काम करता है पूंजी लगाने का। जैसे व्यवसाय के मालिक ने व्यवसाय में पूंजी लगाई होगी, तो उस पूंजी के कारण ही व्यवसाय का जन्म हुआ। तो जो पूंजी मालिक के द्वारा लगाई गई, वो व्यवसाय के लिए एक प्रकार से दायित्व है। मींस व्यवसाय का यह फर्ज है कि बाद में उस पूंजी को वो लौटाए। इसलिए पूंजी को व्यवसाय का दायित्व माना जाता है। एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी काम करता है कि व्यवसाय के मालिक ने व्यवसाय में पूंजी लगाई। एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। सपोज दैट व्यवसाय के मालिक ने व्यवसाय में 1 लाख रुपया पूंजी लगाई, तो यहां पे दो चीजें होंगी। व्यवसाय 1 साल चला, व्यवसाय ने 10,000 रुपए का लाभ कमाया। तो लाभ कमाया तो वो लाभ किसको मिलेगा? मालिक को मिलेगा। तो अब वो 10,000 जो होगा वो इस पूंजी में जुड़ जाएगा, तो व्यवसाय के मालिक का धन कितना हो जाएगा? 1,10,000। मींस अगर व्यवसाय लाभ कमाता है तो मालिक की पूंजी में वृद्धि होती है। और दूसरा कॉन्सेप्ट है, व्यवसाय के मालिक ने व्यवसाय से अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए कुछ चीजें निकाल ली। तो अगर व्यवसाय का मालिक व्यवसाय में से माल या रोकड़, इस धनराशि अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए व्यवसाय से निकाल लेता है, तो उसे इंग्लिश में ड्रॉइंग्स और हिंदी में आहरण कहा जाता है। तो सपोज दैट व्यवसाय के मालिक ने 3,000 रुपए व्यवसाय से निकाल लिया, मींस उसने ड्रॉइंग्स कर दी 3,000 रुपए की। तो यहां पे इस मालिक का जो धन रह गया या मालिक की जो पूंजी रह गई वो 1,07,000 रह गई। जबकि व्यवसाय स्टेबल है, व्यवसाय अपनी जगह है, लेकिन व्यवसाय की जो पूंजी है वो फ्लैक्चुएट हो रही है, वो कम हो रही है और बढ़ रही है। वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि व्यवसाय के मालिक का अस्तित्व व्यवसाय से बिल्कुल अलग है। मालिक ने जो व्यवसाय लगाया है उस पूंजी में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए क्योंकि उसका अस्तित्व अलग है। व्यवसाय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मालिक की पूंजी को लौटाए, उसका दायित्व है। इसलिए ये कहा गया है कि व्यवसाय और उसके मालिक का पृथक अस्तित्व होता है, अलग अलग अस्तित्व होता है। कंपनियों के बारे में अगर आप देखें तो जब कंपनी व्यवसाय पढ़ाएंगे तो वहां पे हम आपको बताएंगे, वहां पे भी क्या है। जैसे आप मान लीजिए टाटा कंपनी, तो टाटा कंपनी और टाटा कंपनी के मालिक दोनों का अलग अलग अस्तित्व है। टाटा कंपनी को स्थापित करने वाले टाटा जमशेद जी आज दुनिया में नहीं है, फिर भी कंपनी चल रही है क्योंकि कंपनी का अस्तित्व बिल्कुल अलग है। मालिक अब कोई और हो गया, चलाने वाला उसको संचालक कोई और हो गया। संचालक आ रहे हैं जा रहे हैं, सदस्य आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन व्यवसाय क्या है? अपना अलग अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। तो व्यवसाय का चूंकि अस्तित्व अलग है
और मालिक का अस्तित्व अलग है। इसलिए व्यवसाय अपने मालिक बदल रहा है, अपने काम का संचालकों को बदल रहा है, लेकिन व्यवसाय लगातार चल रहा है। तो किसी भी व्यवसाय में उसके मालिक और उसके व्यवसाय का पृथक पृथक अस्तित्व होता है। इन दोनों का जो वर्तमान में बने रहने की स्थिति होती है वो अलग अलग होती है। इस कॉन्सेप्ट को उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका मुद्रा मापन अवधारणा। इस पे पहले भी चर्चा हो चुकी है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट है मुद्रा मापन अवधारणा। यहां पे भी हमने बताया था कि लेखांकन के अंतर्गत केवल उन्हीं तथ्यों को हम महत्व देते हैं, उन्हीं तथ्यों को हम उन्हीं तथ्यों का लेखा कर सकते हैं जिनको वास्तव में मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है, जिनके मूल्य को मुद्रा में नापा जा सकता है। व्यवसाय में ऐसी बहुत सी क्रियाएं होती हैं जिन्हें मुद्रा में मापा जाना एक कठिन कार्य होता है। जैसे व्यवसाय का मालिक व्यवसाय का एक प्रमुख अंग है, लेकिन अगर व्यवसाय के मालिक की किसी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो क्या इसे हम लेखांकन में मुद्रा में नाप के लिख सकते हैं? शायद संभव नहीं है। आपकी कंपनी में, आपके व्यवसाय में आपके कर्मचारियों ने हड़ताल कर दिया, यह एक प्रमुख घटना है, लेकिन हम इसका लेखांकन नहीं कर सकते। हमारे व्यवसाय के अंदर कुछ कर्मचारी हैं जो कि बहुत ईमानदार हैं, जिनकी ईमानदारी की वजह से हमारा व्यवसाय लगातार उन्नति कर रहा है, लेकिन हम उनकी ईमानदारी की कीमत को मुद्रा में नहीं नाप सकते। हमारे व्यवसाय में कुछ चोर, छल कपट करने वाले बेईमान लोग भी हैं, जिनके कारण प्रायः कंपनी को या व्यवसाय को नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन इसे भी हम मुद्रा में नाप नहीं सकते, इसलिए इनका लेखांकन नहीं किया जा सकता। तो एक दूसरा सिद्धांत है, कॉन्सेप्ट है इसका कि केवल उन्हीं चीजों का लेखांकन किया जा सकता है जिन्हें मुद्रा में नापा जा सकता है, जिनकी कीमत को मुद्रा में वैल्यूएट किया जा सकता है। तो ये दूसरा पॉइंट आपका रहा मुद्रा मापन की अवधारणा। नेक्स्ट पॉइंट आपका है लागत की अवधारणा। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लागत मींस जब भी हम किसी वस्तु को क्रय करते हैं या हम माल क्रय करते हैं, तो उसे जब हम क्रय करते हैं तो उसमें उसके खर्चे भी शामिल हो जाते हैं। मींस वो उसकी लागत को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। और जब उनके खर्चे बढ़ जाते हैं तो उनके मूल्यों में परिवर्तन भी होता रहता है। जैसे हम दो चीजों का एग्जांपल लेते हैं। एक हम लेते हैं मशीन का उदाहरण और एक लेते हैं हम गुड्स का उदाहरण, माल का। देखिए, गुड भी अच्छा होता है, गुड्स मीन्स माल होता है। ये कुछ शब्द हैं अकाउंटिंग के जिनके बारे में हम आगे इस सिद्धांत के खत्म हो जाने के बाद चर्चा करेंगे। सपोज दैट हम एक लाख रुपए की मशीन खरीदते हैं और उस मशीन को लाने में हम 10,000 खर्च करते हैं। हमारे मशीन की कीमत होती है 1,10,000। वास्तव में मशीन की जो लागत है वो तो 1 लाख है, लेकिन चूंकि इस पे व्यय हम कर रहे हैं लाने में, तो ये व्यय उसकी लागत में क्या करेगा, जुड़ जाएगा। तो मीन्स हमारे मशीन की जो कीमत हो गई वो 1,10,000 हो गई। अब अगर हम और कोई व्यय कर रहे हैं तो उसे मशीन में नहीं जोड़ेंगे। लागत का मतलब क्या है, कोई वस्तु वास्तव में हमारे पास पहुंचने में कुल कितना खर्च उस पर आ रहा है, ये अवधारणा है। और ये लागत की अवधारणा बताती है कि किसी वस्तु को जब हम क्रय करते हैं तो उस वस्तु को प्राप्त करने में उसमें जितना खर्च आता है वो सब उसकी लागत में जुड़ जाता है। यदि ये कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो आप अकाउंटिंग में गलती कर जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है गुड्स। सपोज दैट हमने 10,000 रुपए का माल खरीदा और उस पर हमें लाने में अपने यहां 2,000 रुपए खर्च कर दिए, तो वो माल आपका कितने का बना, 12,000 रुपए का। यदि यह कॉन्सेप्ट नहीं होगा
लागत की अवधारणा आपको पता नहीं होगी, ये कंसेप्ट नहीं पता होगा, तो आप मशीन को 1 लाख रुपए का अपनी पुस्तकों में दिखाओगे और माल को 10,000 रुपए का दिखाओगे, जिसके कारण जब इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, इसकी वैल्यू देखिए, मशीन लगातार प्रयोग होती है तो इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, इसके मूल्य में कमी आती जाती है, उसको अकाउंटिंग की भाषा में ह्रास बोलते हैं, इंग्लिश में डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जैसे यदि आपने मोटरसाइकिल खरीदी है 1 लाख रुपए की, तो मात्र 1 महीने बाद, भले उस मोटरसाइकिल को लेकर घर में आप खड़ी रखें, लेकिन 1 महीने बाद उस मोटरसाइकिल की कीमत आप 1 लाख रुपया कभी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि समय के साथ उसकी कीमत क्या होती है, घट जाती है। डेप्रिसिएशन के ढेर सारे कारण हैं, तो इस मशीन के मूल्य को हम जब चाहें तब हमें बताना पड़ेगा, आज इसका मूल्य इतना है, आज इसका मूल्य इतना है। तो इस कारण लागत हमें पता होगी, तब हम इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और जब चाहें हम उस मशीन का मूल्य उस वर्ष उस तिथि को बता सकते हैं। ऐसे ही माल के बारे में भी है। मींस किसी वस्तु को प्राप्त करने में जितने खर्चे उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उन सारे खर्चों को जोड़ दिया जाता है। यह हमें लागत अवधारणा बताती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है निरंतरता की अवधारणा। निरंतरता, यद्यपि लेखांकन की यह अवधारणा है कि व्यवसाय निरंतर चलता रहेगा, मींस व्यवसाय कभी बंद नहीं होगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि व्यवसाय कभी न कभी किसी न किसी कारण से बंद भी हो सकता है। यद्यपि इसका जो जीवन है वो लंबा है, लेकिन यह व्यवसाय एक लंबे समय के बाद बंद भी हो सकता है। तो जब व्यवसाय बंद होगा तो उस समय, उस दिन, उस व्यवसाय का वर्तमान मूल्य पता करना पड़ेगा। यह कॉन्सेप्ट है। मींस यद्यपि व्यवसाय निरंतर चलेगा, निरंतरता है व्यवसाय, इस सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय दीर्घ काल तक निरंतर रूप से चलता रहेगा, लेकिन कभी ना कभी वो डेट तो आ सकती है, कभी ना कभी वो स्थिति बन सकती है। सपोज दैट कोई व्यवसाय है, आपने देखा होगा चलता हुआ व्यवसाय किसी ने खरीद लिया, या चलती हुई कंपनी किसी ने खरीद लिया। कुछ दिन पहले आपने एक ने अपने जो नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी है हच का नाम आपने सुना रहा होगा, और हच को वोडाफोन ने खरीद लिया। आज हच और वोडाफोन एक हो गए हैं। तो जब वोडाफोन ने हच कंपनी को खरीदा होगा तो कोई ना कोई कीमत तो वैल्यूएट किया होगा ना, कि वास्तव में इस हच कंपनी की कीमत कितनी है। तो ऐसी स्थिति आ सकती है जब व्यवसाय बिकने लगेगा या व्यवसाय बंद होने लगेगा, तो उस दिन उस व्यवसाय की कीमत हमें निकालना पड़ेगा। और यह तब संभव होगा जब हम व्यवसाय की निरंतरता में, व्यवसाय के निरंतर चलते रहने में प्रतिवर्ष व्यवसाय की स्थिति को, व्यवसाय के मूल्य को आंकते रहेंगे। तभी हम आज के 100 साल बाद किसी कंपनी के एग्जैक्ट मूल्य को, उसके एग्जैक्ट दायित्वों को, उसके एग्जैक्ट संपत्तियों को एज इट इज बता सकते हैं, जिसके अनुसार उसके मूल्य का निर्धारण हो सकता है। तो यह निरंतरता की अवधारणा बताती है व्यवसाय दीर्घकाल तक चलता रहेगा, लेकिन हमें इसमें लेखांकन प्रक्रिया इसलिए करनी है क्योंकि भविष्य में कभी भी इसके मूल्य को जानने की आवश्यकता पड़ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द्विपक्ष या दोहरे संयोग की अवधारणा। द्विपक्ष या दोहरा संयोग, इसके बारे में हमने चर्चा किया है कि किसी भी लेन देन के वास्तव में कम से कम 2 पक्ष जरूर होंगे। अगर 2 पक्ष हैं तभी कोई लेन देन हो पाना संभव हो रहा है। और इसी के कारण हमने आपको जो बैकबोन ऑफ अकाउंटिंग बताई थी, जर्नल, लेजर, तलपट, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, तो उसमें हमारे तलपट का योग दोनों साइड का बराबर होता है। या हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो संपत्तियां और दायित्व दोनों हमारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इसी पे एक फार्मूला हमारा काम करता है,
और वो फॉर्मूला होता है संपत्ति बराबर पूंजी धन ऋण या दायित्व। यहां पे एक फार्मूला काम करता है, संपत्ति बराबर पूंजी प्लस दायित्व। दायित्व में वाह है दायित्व, कौन से दायित्व? वाह है दायित्व। पूंजी को आंतरिक दायित्व कहा जाता है। मींस एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटी। यहां पे द्विपक्ष अवधारणा ये बताती है कि लेखांकन करने का अवसर तब आएगा जब दो पक्ष होंगे या दो पक्षों के मिलने का संयोग होगा। जब तक दो पक्ष नहीं होंगे तब तक लेखांकन की स्थिति प्रकट ही नहीं होगी, तब तक लेखांकन करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। अरे भाई, एक खरीदने वाला होगा और एक बेचने वाला होगा तभी तो लेन देन हो पाएगा। एक व्यक्ति लेने वाला होगा, दूसरा व्यक्ति देने वाला होगा, तभी तो लेन देन का व्यवहार हो पाएगा। और जब यह व्यवहार हो जाएगा तभी उसे अकाउंटिंग में लिखा जा सकेगा। मींस मूल कारण क्या है कि दो पक्ष होने बहुत जरूरी हैं। यह कोई भी इनकार नहीं कर सकते। कहा गया ना, सभी पक्ष उसे क्या करते हैं, बिना आपत्ति के स्वीकार कर लेते हैं। तो भाई लेखांकन तभी होगा जब दो पक्ष होंगे। इससे कौन इनकार करेगा? कोई नहीं है जो इनकार कर सके कि बिना दो पक्षों के भी लेन देन संभव है। तो आप कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे कि ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट बताए गए हैं ये बिल्कुल ऐसी कंडीशन है, ऐसी सिचुएशन है जिन्हें कोई इनकार नहीं कर सकता कि ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट है पूंजी अवधारणा। इस पे थोड़ी सी चर्चा अभी हमने आपसे कर रखी है। वास्तव में पूंजी क्या होती है? देखिए, व्यवसाय में व्यवसाय के मालिक के द्वारा जो धनराशि लगाई जाती है वो पूंजी होती है। इसे अगर हम सूत्र के द्वारा देखना चाहें तो संपत्तियों पर या संपत्तियों में से बाह्य दायित्वों को घटाने के बाद जो धनराशि बचती है वो पूंजी कहलाती है। या दूसरे शब्दों में, दायित्वों पर संपत्तियों का आधिक्य पूंजी कहलाता है। मींस व्यवसाय के प्रारंभ में लगाया गया व्यवसाय के मालिक के द्वारा धन पूंजी कहलाता है। लेकिन प्रारंभ शब्द का मतलब यह नहीं है कि बाद में मालिक पूंजी लगा नहीं सकता। व्यवसाय के बीच में भी 1 साल 2 साल बाद या उसी साल बीच में भी मालिक पूंजी लगा सकता है। तो वो धनराशि जिससे व्यवसाय को प्रारंभ किया गया है या आवश्यकता पड़ने पर व्यवसाय के मालिक के द्वारा बीच बीच में धन दिया गया है और जिसका व्यवसाय से बिल्कुल अलग अस्तित्व होता है, वो क्या कहलाता है? पूंजी कहलाता है। तो यहां पे पूंजी की अवधारणा क्या है कि पूंजी व्यवसाय के लिए क्या है? एक दायित्व है। इसे कोई इनकार नहीं कर सकता कि व्यवसाय में जो पूंजी मालिक के द्वारा लगाई गई है वो मालिक उस पूंजी को पाने का पूरी तरह से हकदार है। ये कहलाती है हमारी पूंजी अवधारणा। इसमें एक चीज और जान लीजिए कि अगर व्यवसाय में लाभ होता है तो पूंजी की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। अभी हमने ऊपर आपको बताया था। और अगर मालिक के द्वारा आहरण किया जा रहा है तो पूंजी की मात्रा घटेगी। या व्यवसाय में नुकसान हो रहा है, क्योंकि लाभ मालिक ले रहा है तो हानि भी मालिक लेगा। तो यदि व्यवसाय में नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है, तो भी पूंजी की मात्रा क्या होगी? घटेगी। नेक्स्ट पॉइंट है सत्यापन की अवधारणा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है सत्यापन। मींस किसी चीज को चेक करके प्रमाणित कराना। सत्यापन मतलब क्या है? उसकी स्थिति सत्यतापूर्ण है, इसे लिखित रूप में स्वीकृति दिलाना, स्वीकार कराना, जिससे दूसरे पक्ष भी संतुष्ट रह सकें। तो जितने भी पक्षकार हैं वे कहते हैं भाई कि इन खातों का जो लेखा जोखा हुआ है इसे किसी जानकार व्यक्ति के द्वारा चेक करा लिया जाए। तो कोई भी इनकार नहीं करता भाई नहीं, ना चेक कराया जाए। मींस सत्यापन कराना, सत्यापन का कॉन्सेप्ट
सभी के द्वारा स्वीकार किया जाता है। इसीलिए कोई भी कंपनी होती है तो वर्ष भर में जो भी लेन देन करती है उसके लिए ऑडिटर्स के द्वारा बाह्य पक्ष के किसी जानकार व्यक्ति के द्वारा अपनी पुस्तकों की जांच कराता है। और आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो इसकी जो सबसे टॉप मोस्ट सिचुएशन वाली डिग्री होती है उसको बोलते हैं सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और चार्टर्ड अकाउंटेंट इसे सर्टिफाई करता है, इसमें साइन करके सर्टिफाई करता है, प्रमाणित करता है कि ये किए गए जो लेन देन है, किए गए जो लेखे हैं वो पूरी तरह से सत्य हैं। तो एक कॉन्सेप्ट ये है, एक अवधारणा है कि व्यवसाय के लेन देनों का सत्यापन कराया जाए, उनकी बाह्य पक्ष से या आंतरिक पक्ष से भी उसकी जांच कराई जानी चाहिए। नेक्स्ट पोर्शन है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है एक रूपता की अवधारणा। इसके बारे में भी पहले हम चर्चा कर चुके हैं सिद्धांतों में। एक रूपता मीन्स एक समान कार्य करना। मैंने वहां पे बताया था कि अगर किसी प्रणाली को हिसाब किताब रखने के लिए चुन लिया गया है तो उस प्रणाली को वर्ष के मध्य में नहीं बदलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि व्यवसाय में 6 महीने दूसरी प्रणाली के अंतर्गत अकाउंटिंग का काम हो और 6 महीने बाद दूसरी प्रणाली के अंतर्गत अकाउंटिंग का काम हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा। ये कॉन्सेप्ट के बाहर है, अवधारणाओं के बाहर है। तो सारे पक्षकार ये स्वीकार करते हैं कि जिस भी प्रणाली को अपनाया जाए उस प्रणाली से पूरे वर्ष भर लेखांकन किया जाए, क्योंकि बीच में प्रणाली के बदलने से विश्वसनीयता और अलग अलग प्रणाली के अलग अलग मापदंड होते हैं, उनके अलग अलग लेखों की स्थिति को व्यक्त करने के तौर तरीके होते हैं। तो रिजल्ट भ्रामक हो सकते हैं, परिणाम गलत हो सकते हैं। इसलिए सबकी यह मान्यता होती है, सबकी ये समान स्वीकृति होती है कि एक रूपता बनाई रखी जाए, कभी भी उसमें परिवर्तन न किया जाए। एक समान, एक ही नियम से पूरे वर्ष भर लेखे किए जाएं। ये बताती है हमारी एक रूपता की अवधारणा। नेक्स्ट पॉइंट है वसूली की अवधारणा। अभी भी चर्चा हुई थी। वसूली मीन्स जब किसी वस्तु को बेच दिया जाए। देखिए, किसी वस्तु को का उत्पादन किया जाए। सबसे पहले हम उत्पादन पे ले लेते हैं। यदि किसी वस्तु का उत्पादन कर दिया जाए, उत्पादन करने के बाद उसकी बिक्री की जाए और बिक्री करने के बाद धन प्राप्त हो आपको, मीन्स वसूली हो। देखिए, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। उत्पादन कर देने पर वसूली की स्थिति नहीं होती, मीन्स लाभ नहीं प्राप्त होता। दूसरा, बिक्री कर देने पर लाभ मिलने के चांसेस पूरी तरह से क्लियर हो जाते हैं। मीन्स जब तक उत्पादन है, मीन्स बिक्री नहीं है, तब तक वसूली की अवधारणा का जन्म नहीं होगा। माल कितना भी अच्छा हो, कितना भी भरोसा हो कि माल बिक ही जाएगा, लेकिन जब तक नहीं बिक जाता तब तक अकाउंटिंग में वसूली के कॉन्सेप्ट को मान्यता नहीं मिलती। वसूली तब होने के चांसेस हैं, वसूली तब होने की संभावना है जब माल की बिक्री हो जाए। ये कॉन्सेप्ट बताता है कि वसूली की अवधारणा यह बताती है कि माल का बिक्री हो जाना नितांत आवश्यक है। बिना बिक्री हुए लेखांकन का कोई मतलब बनता ही नहीं, लेखांकन होगा ही नहीं। माल को उत्पादित कर देने से लेखांकन थोड़ी ना हो जाएगा। वो तो प्रोडक्शन का काम हो गया, आपने उसको जनरेट कर दिया, पैदा कर दिया, लेकिन उस पे लाभ कब हो सकेगा, उस पे आय आपको कब मिल सकेगी? जब उस माल की बिक्री होगी तभी वसूली का जन्म होगा। तो वसूली की अवधारणा क्या बताती है? माल का बिकना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है आय व व्ययों की मेल की अवधारणा। देखिए, माल उत्पादन किया, बेच दिया, वसूली हो गई, धन आ गया, पैसा आ गया, लेकिन इस पैसे में से जब तक व्ययों को घटाया नहीं जाएगा तब तक वास्तव में कितना फायदा हमें हुआ है इसकी जानकारी नहीं हो सकेगी। जब तक हम यह न घटा सकें कि वास्तव में व्यय कितने हुए हैं, तब तक
यह क्लियर नहीं हो सकता कि हमारा जो हमने लेन देन किया है वो सही तरीके से हमने कितना लाभ कमाया है या हमने कितनी उसमें हानि कमाई है। यहां पे कॉन्सेप्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसे आपने अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी आप ये जान लीजिए कि सपोज दैट एक एग्जांपल हम देखते हैं कि आपने माल को बेचा, बेचने से सपोज दैट आपने 1 लाख के माल को बेच दिया, जहां पे आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। ये दिख रहा है कि प्रॉफिट कितने का हुआ हमको, 10,000 का। लेकिन कुछ वे ऐसे हैं जिन्हें आपने इनमें से नहीं घटाया है। जैसे आपने माल को बेचने के लिए कुछ कमीशन दिया है, या माल को आपने किसी के माध्यम से बिकवाया, तो माल 10,000 रुपए के फायदे में जरूर बिका, लेकिन जिसके माध्यम से, जिस दलाल के माध्यम से आपने बिकवाया, उस दलाल के 500 रुपया उसका कमीशन होता है जिसने बिकवाया माल को। इसका मतलब ये 500 यहां से कम होना चाहिए। मीन्स वास्तव में आपका माल कितने का हो रहा है, 9,500 रुपए का। जिसे आपने 10,000 का बेचा, वास्तव में 500 रुपए आपने किसी को दिया उसमें से, तो 9,500 ही आपको मिलने चाहिए। लेकिन जिसको आपने बेचा, भुगतान करने में कह रहा मुझे कुछ छूट दो तो मैं भुगतान करूंगा। पता चला आपने 200 रुपए उसे छूट भी दिया, तो आपको कितने का फायदा हो रहा है, 9,300 रुपए का। ये देखिए, आय व व्यय की अवधारणा बताती है कि अगर व्यय हो रहे हैं तो व्ययों को लाभ में से घटाना पड़ेगा, तब जाके हमें शुद्ध लाभ की स्थिति पता लग पाएगी। दूसरा इसका कॉन्सेप्ट काम करता है कि कभी कभी किसी व्यय को लंबे समय के लिए कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कंपनी अपना विज्ञापन कराना चाहती है, तो विज्ञापन कराने के लिए कंपनी ने 10,000 रुपए विज्ञापन पे खर्चा कर दिया प्रचार करने के लिए, और जिससे प्रचार करने का उन्होंने जिनको ठेका दिया उनको बताया कि हमारी कंपनी का प्रचार 5 साल तक लगातार आपके टीवी चैनल पर होना चाहिए। हम 5 साल प्रचार करने के लिए आपको 10,000 रुपया दे रहे हैं। इसका मतलब 1 साल के प्रचार का खर्च कितना आ रहा है, अगर 10,000 को 5 से भाग दे दिया जाए तो 2,000 रुपया आएगा। मीन्स हर साल का खर्चा सिर्फ 2,000 है, लेकिन आपने एक मुश्त पेमेंट कर दिया, कितना, 10,000। तो अगर आप इस वर्ष अपने लाभों में से 10,000 घटा देंगे तो सीधे सीधे आपका लाभ 10,000 घट जाएगा, जबकि इस साल का वास्तविक खर्च कितना है, सिर्फ 2,000 रुपया है। मीन्स हमें अगर यह कॉन्सेप्ट पता है, आय और व्यय के मेल का कॉन्सेप्ट पता है, तो हम ये जानेंगे कि ये जो खर्चा किया गया, बड़ा खर्चा किया गया, वो कई साल के लिए खर्चा किया गया। तो जो इस साल का वास्तव में खर्च है, हमें उसे ही अपने लाभों में से घटाना है। अगर यह कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो आप क्या करोगे, सारे के सारे खर्चे को घटा दोगे, और जैसे ही सारे के सारे खर्चों को घटाओगे, आपके व्यवसाय का प्रॉफिट हो सकता है लॉस में बदल जाए, नुकसान में हो जाए, और बाजार में अफवाह फैल जाए कि आपके व्यवसाय को लगातार नुकसान हो रहा है, जबकि वास्तव में नुकसान नहीं हो रहा है, आपने कई साल के खर्चों को इसी साल घटा दिया। तो ये कॉन्सेप्ट हमको बताता है, जब तक हमें यह कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, हम अकाउंटिंग के वर्क में गलतियां कर जाएंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट ही बता रहा है कि शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए जो हमें लाभ मिला, उसमें से कुछ और व्ययों को घटाना होगा शुद्ध लाभ जानने के लिए। वैसे ही जो व्यय कई साल के लिए कर दिए गए हों, उनमें से वास्तव में जो इस साल, जिस साल की अकाउंटिंग आप कर रहे हो, उस साल की अकाउंटिंग के लिए जितने खर्च की वास्तव में घटाया जाना है, उतनी घटानी चाहिए आपको। ऐसे ही आय के बारे में भी है। हो सकता है कभी कभी आपकी जो आय है वो जनरेट हो गई इसी साल, मतलब आपने कमा लिया इस साल, लेकिन इस साल आपको मिल नहीं सका। मींस अगर आपको लाभ मिल नहीं सका है लेकिन कमा लिया है, फिर भी आपकी वो इस वर्ष की आय है, उसे आपको जोड़ लेना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने आपको इनकम पहले दे दी, मींस आपको पैसा दे दिया, बोला आपको मेरा काम करना है,
या मुझे इतने का माल आपको देना है और आप उसे इस वर्ष में माल नहीं दे पा रहे हैं, तो जो धनराशि आपको मिली है वास्तव में आपकी वो इस वर्ष की आय नहीं है, वो उस वर्ष की आय है जिस वर्ष में आप माल को उत्पादन करके आप उसे दोगे। मीन्स ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि चाहे आय हो या व्यय हो, उसे हम अपने इस लेखांकन वर्ष में, इस चालू वर्ष में तभी लिखेंगे जब वो हमारे इस वर्ष से संबंधित हो, और जितनी इस वर्ष से संबंधित हो सिर्फ हम उसे ही लिखेंगे। हमें सिर्फ उससे ही मतलब है। इसके अतिरिक्त जो होगा उसे हम या तो घटा देंगे या तो जोड़ देंगे, जैसी सिचुएशन होगी वैसा करेंगे। तो ये अवधारणा, ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि कैसे हम आय और व्यय को हैंडल करेंगे, उसे मैनेज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका उपार्जन की अवधारणा। देखिए इसको तो मैं बता ही दिया। उपार्जन की अवधारणा का मतलब अभी भी मैंने बताया कि सपोज दैट आपने किसी के काम को किया और आपका कमीशन बन गया। किसी व्यक्ति ने आपसे कोई काम कराया और आपका कमीशन है, आपका पारिश्रमिक बन गया, लेकिन उसने आपको पेमेंट नहीं किया है। मींस कमाई तो आपकी इसी वर्ष की है लेकिन अभी मिल नहीं पाई है, तो वह आपका उपार्जित हो गया, उसका आपका एकर्ड हो गया। तो उसे हमें क्या करना है, इस वर्ष के लाभों में उसे, इस वर्ष की आय में हमें उसे जोड़ना है। या आपने किसी से काम करा लिया, उसे पेमेंट नहीं किया, मींस व्यय भी आपका ड्यू हो गया, तो वो इस वर्ष का व्यय है, पेमेंट आपने भले नहीं किया है लेकिन उसका उपार्जन किसी ने कर लिया है। तो ऐसी दोनों ही स्थितियों में यदि इस वर्ष से संबंधित व्यय या आय है, अर्जित हो चुकी है, उपार्जित हो चुकी है वो, लेकिन ना तो भुगतान किया गया है और ना भुगतान आपको मिला है, लेकिन है इसी वर्ष का, तो उसे भी इसी वर्ष की लेखा पुस्तकों में आपको दिखाना पड़ेगा। वो इस वर्ष की आय हुई और इस वर्ष का ही वो व्यय होगा। ये हमें बताता है उपार्जन की अवधारणा। मींस इस वर्ष का व्यय इसी वर्ष दिखाएंगे, इस वर्ष की कमाई इसी वर्ष दिखाएंगे, चाहे वो भुगतान किया हो या ना किया हो, चाहे वो भुगतान मिला हो या ना मिला हो। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी लेखा अवधि की अवधारणा। लेखा अवधि सामान्य रूप से, बिल्कुल साधारण तरीके से आप समझें कि जो लेखा की अवधि होती है वो 1 वर्ष होती है। वर्ष आपको यहां पे 2 तरीके के मिलेंगे, ये पॉइंट समझने की आवश्यकता है। वर्ष यहां पे आपको 2 तरह से मिलेंगे। एक आपका होता है कैलेंडर वर्ष, कैलेंडर ईयर। ये क्या होता है, जनवरी 1 से स्टार्ट होकर दिसंबर 31 को क्लोज होता है। जो हमारा कैलेंडर ईयर है वो जनवरी 1 से स्टार्ट होकर दिसंबर 31 को खत्म होता है। और दूसरा हमारा होता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर ये हमारा अप्रैल 1 से स्टार्ट होता है और मार्च 31 को क्लोज होता है। तो चाहे कैलेंडर ईयर अपनाया जाए, चाहे वो फाइनेंशियल ईयर अपनाया जाए, होंगे वो 12 महीने ही। मींस लेखांकन के लिए 12 माह के 1 वर्ष की अवधि लेखापालकों द्वारा निर्धारित की गई है। और प्रेजेंट टाइम में तो कैलेंडर ईयर नहीं बल्कि फाइनेंशियल ईयर को ही हर जगह एडॉप्ट किया जा रहा है। तो जो भी वित्तीय लेन देन होते हैं, लेखांकन की क्रियाएं होती हैं, उसे हम फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत ही करते हैं, जो कि हमारा 1 अप्रैल से शुरू होके 31 मार्च को समाप्त होता है। तो यह अवधारणा बताती है कि हमारी जो लेखांकन की अवधि होगी वो अवधि होगी 12 महीने की। अलग अलग सिचुएशन पे, चाहे इसमें हो सकती है, इसमें हो सकती है, मेनली इसी में आपको देखने को मिलेगा। तो इस अवधारणा के अनुसार जो लेखांकन की अवधि होगी वो 12 वर्ष ही होगी। ये रहे आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, लेखांकन की अवधारणाएं, जिनमें हमने एक एक पॉइंट्स को
आपको बिल्कुल विस्तृत तरीके से बताने का प्रयास किया है। चूंकि आप पहली बार इस चीज को पढ़ रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपको इसमें कुछ बातें समझ में ना आई हों, तो थोड़ी सी ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि यह बातें आपको समझ में आ जाएंगी, लेकिन इस पे थोड़ा सा आपको अपने ब्रेन का फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और थोड़ा समय देना पड़ेगा। क्योंकि जो नई चीज होती है वो एक झटके में समझ में नहीं आती, बल्कि वो थोड़ा सा समय लेती है, थोड़ा सा परिश्रम लेती है, उसके बाद समझ में आ जाती है। और जब ये चीज समझ में आ जाती है फिर ये आसान हो जाती है। जैसे आज हमारे लिए आसान है, वैसे कल को आपके लिए भी आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे लेखांकन की मान्यताएं और उसके बाद फिर लाएंगे लेखांकन की परंपराएं। धन्यवाद।